हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कॉल करेंगे। तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासन काल में शुरू हुआ कौन था? कुषाण, ग्रीक, शक, पर्शियन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक के काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चोल वंश के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 3 है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रणजीत सिंह। प्रश्न नंबर 4 है, इक्ता प्रथा, इक्ता सिस्टम निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के समय। प्रश्न नंबर 5 है, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906, 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1909। प्रश्न नंबर 8 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आगा खां। प्रश्न नंबर 9 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1938, 1946, 1942। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1942। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए, रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? Fe, Na, Al, Mg। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, Al। प्रश्न नंबर 12 है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 13 है, गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट निवेश या बहिर्वेश मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, मालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल, मालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, केवल बीपीएल और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, चुंगी ऑक्टोरी क्या है? टैक्स कलेक्शन सेंटर, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टैक्स है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसआईबीआई, सीएलबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय है। प्रश्न नंबर 21 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य के राज्यपाल के। प्रश्न नंबर 22 है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की समेकित निधि, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत का लोक लेखा में। प्रश्न नंबर 23 है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य नीति निर्देशात्मक तत्वों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वें, 40वें, 42वें, 52वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 42वें। प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 26 है, समाज विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या हैं? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक या नाभिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 28 है, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। इसे कहा जाता है हेनरी का नियम, जूल का सिद्धांत, हेस का नियम, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हेस का नियम। प्रश्न नंबर 29 है, कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? वेग, आवेग, चमकदार तीव्रता, बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चमकदार तीव्रता। प्रश्न नंबर 30 है, एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है क्रमशः सकारात्मक और ऋणात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और सकारात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक, क्रमशः 0 और 0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक। अब प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 32 है और गुणनफल 256 है। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है 16 और 18, तो 16 और 18 का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 34, लेकिन योग हमें 32 चाहिए तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है 16 और 16, इन दोनों का योग हो जाएगा 32 और इनका गुणनफल करेंगे तो 16 × 16 हो जाएगा 256, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32,
यदि 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये पर ब्याज 40 रुपये अधिक है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर हमें बताना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100, ये फार्मूला होता है। तो हमें दिया हुआ है एक बार मूलधन 400 रुपये पे, एक बार मूलधन 800 रुपये पे ब्याज का अंतर दिया हुआ है 2 वर्षों में। तो 800 रुपये पे हम लोग पहले ब्याज निकालते हैं, तो 800 ब्याज हो जाएगा मूलधन 800 गुणे दर हमें ज्ञात करनी है, इसको आर मान लेते हैं। समय दिया हुआ है 2 बट्टा 100 और फिर अंतर दोनों का दिया हुआ है 40 है, तो 400 रुपये वाले ब्याज निकालेंगे तो माइनस इसमें से कर देंगे 400, दर आर है, समय 2 है बट्टा 100, ये बराबर दिया हुआ है 40 के बराबर है। इस पूरे समीकरण को हल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 800 आर बट्टा 100 बराबर 40। यहाँ से ये पहला हो जाएगा 800 गुणे आर गुणे 2 बराबर हो जाएगा 1600 आर बट्टा 100 माइनस 400 गुणे आर गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 800 आर बट्टा 100। तो 1600 आर में से 800 आर माइनस कर देंगे बट्टा 100, तो ये आ जाएगा 800 आर बट्टा 100 बराबर 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 5%। तो 5% ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है इसका, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है। अशोक और अब्दुल की औसत आयु 45 वर्ष है। अब्दुल और एंथनी की औसत आयु 50 वर्ष है। एंथनी और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है। अशोक की आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न में दिया हुआ है अशोक प्लस अब्दुल की आयु 45 वर्ष है, की औसत आयु 45 वर्ष है। तो ये हो जाएगा अशोक प्लस अब्दुल की आयु टोटल आयु बट्टा 2 गुणे बराबर 42। तो यहाँ से अशोक प्लस अब्दुल की आयु आ गई 84 वर्ष। इसी तरह अब्दुल और एंथनी की औसत आयु दिया हुआ है। अब्दुल और एंथनी की औसत आयु दिया है 50 वर्ष, तो अब्दुल प्लस एंथनी की आयु हो जाएगी 100 वर्ष। इसके बाद एंथनी और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष दिया हुआ है। एंथनी प्लस अशोक की औसत आयु 35 वर्ष, तो एंथनी प्लस अशोक की आयु हो जाएगी 70 वर्ष। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में अशोक की आयु प्लस अब्दुल की आयु प्लस एंथनी की आयु बराबर, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 260 वर्ष। तो यहाँ से आ जाएगा अशोक प्लस अब्दुल प्लस एंथनी की आयु आ जाएगी 260 बट्टा 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 130 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि अशोक की आयु ज्ञात करें। अशोक की आयु हमें बताना है, तो अशोक की आयु हमें बताना है। तो यहाँ से अशोक की आयु प्लस अब्दुल और एंथनी की आयु हमें दिया हुआ है। अब्दुल और एंथनी की आयु हम लोग निकालने हैं 100 वर्ष। तो अशोक की आयु प्लस 100 बराबर 130। तो यहाँ से अशोक की आयु आ गई 130 माइनस 100 बराबर 30। तो अशोक की आयु आ गई 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का वर्गमूल कितना है। तो इस पद का वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पद को लिख सकते हैं 33 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। इसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं 33 माइनस 2 गुणे एक बार 2 रूट 7 गुणे रूट 5, इतना लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 33 को बांट देंगे 2 भाग में, तो इसको लिख सकते हैं 28 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5।
अब इसके बाद हम लोग 28 को लिख सकते हैं 2√7 का स्क्वायर। इसको 2√7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 2 √7 × √5। तो इस प्रकार से यह पद जो है अब वो ये हो जाएगा 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको वर्गमूल हम लोग को बताना है, तो वर्गमूल इसका जब निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√7 माइनस √5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लस माइनस 2√7 माइनस √5। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। गुणनफल 2467 की पावर 153 गुणे 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है? जबकि इस संख्या के इकाई के स्थान पे 7 रहता है, तो 7 का हम जब वर्ग करते हैं या कई बार बार गुणा करते हैं, तो एक बार जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये इसकी जो पावर आती है इकाई के स्थान पे आता है 7। इसके बाद 2 पावर रहती है तो इसकी इकाई के स्थान पे आता है 9। 3 पावर रहती है तो इकाई के स्थान पे आ जाता है 3, और 4 पावर रहती है तो इकाई के स्थान पे आता है 1, और इसके बाद 7 की पावर 5 जब करते हैं तो फिर इसकी इकाई के स्थान पे आता है 7। तो इस प्रकार से यह 4 बार में रिपीट होता है, 4 बार में, प्रत्येक 4 बार में। तो हम लोग इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 153 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 1, जो इकाई के स्थान पे आएगा 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इस पूरे पद की इकाई के स्थान पे आ जाएगा 7, और जब इकाई के स्थान पे 1 रहता है तो इसकी हमेशा कितना भी बार गुणा करें तो इकाई के स्थान पे 1 ही आता है। तो इसकी 341 की पावर 72 के इकाई के स्थान पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 × 1 बराबर 7। तो इस पूरे पद के गुणनफल का इकाई का स्थान आ जाएगा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है, यह किरण का पर्यायवाची है, तीर, कूल, रश्मि, अनल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रश्मि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें अशुद्ध शब्द पहचानना है। कल्याण, भाषा, नमस्कार, कल्याण। तो इसमें जो सही अशुद्ध शब्द है वो है कल्याण, बाकी के तीनों सभी शुद्ध शब्द हैं। निर्देश 38 नंबर प्रश्न के लिए है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। अत्यावश्यक दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो अत्यावश्यक को हम लोग लिख सकते हैं अति प्लस आवश्यक, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसके लिए निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। शब्द दिया हुआ है आय, तो आय का विलोम शब्द बताना है, तो आय का विलोम शब्द होता है व्यय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ऑप्शन दिया हुआ है, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह शुद्ध है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब आगे है सामान्य अंग्रेजी संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स मार्क्ड P, Q, R and S. चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द error and mark as your answer. If there is no error, mark no error as your answer. तो दिया हुआ है द रीज़न वाई P he was rejected, Q was because he was too young, R no error, S
तो इसमें बताना है कि कौन सा एरर है। ऑप्शन है PQRS, जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आर में इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड वबल, चेंजेबल, स्क्रैम्बल, स्क्रूटिनाइज। तो इसमें जो वर्ड मिसस्पेल्ड है वह है ऑप्शन नंबर 2 चेंजेबल। अब आगे है डायरेक्शन 43 to 45 तक क्वेश्चन के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हैव यू एवर हर्ड समवन यूज द फ्रेज once in a blue moon? People use this expression to describe something that they do not do very often. For example, someone might say that he tries to avoid eating sweets because they are unhealthy but will eat chocolate once in a blue moon. Or someone who does not usually like to go to the beach might say, I visit the shore once in a blue moon. While many people use this phrase, not everyone knows the meaning behind it. The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. This is just an expression. The phrase blue moon actually has to do with the shape of the moon, not the color. As the moon travels around the earth, it appears to change shape. We associate certain names with the certain shapes of the moon. For example, when we can see a small part of the moon, it is called a crescent moon. A crescent is a shape that looks like the tip of a fingernail. When we cannot see the moon at all, it is called a new moon. When we can see the entire moon, it is called a full moon. Usually there is only one full moon every month. Sometimes, however, there will be 2 full moons in 1 month. When this happens, the second full moon is called a blue moon. Over the next 20 years, there will only 15 blue moons. As you can see, a blue moon is a very rare event. This fact has led people to use the expressions once in a blue moon to describe other very rare events in their lives. तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, using the passage as a guide, it can be understood that which of the following sentence does not contain an expression. Rohit has lost his mind. An apple a day keeps the doctor away. I will mow the grass after I finish my homework. It's never a bad time to start something new. तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ऑथर राइट्स एज यू कैन सी अ ब्लू मून is a very rare event. The purpose of this statement is to answer an earlier question, provide an example, support an upcoming conclusion, challenge a previous statement. तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ समवन डूइंग समथिंग वंस इन अ ब्लू मून? आरुषि likes to go to the mountain every weekend. Arushi goes to the mountains once in a blue moon. Akhil rarely remembers to take out the trash. Akhil takes out the trash once in a blue moon. इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, अखिल रेयरली रिमेंबर्स टू टेक आउट द ट्रैश. अखिल टेक्स आउट द ट्रैश वंस इन अ ब्लू मून. अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, यदि $Q का मतलब है P Q की माँ है, P#Q का मतलब है P Q का पिता है, P@Q का मतलब है P Q का पति है, P%Q का मतलब है P Q की बेटी है, तो व्यंजक A@B $C#D%K $H के अनुसार A का S से क्या रिश्ता है? तो A@B का मतलब है कि A जो है B का पति है, A B का पति है। फिर है $C का मतलब है कि B Q की माँ है, B Q की माँ है। $C B जो C की माँ है, तो ये Q नहीं है C है,
बी जो है सी की माँ है। फिर है C#D, तो इसका मतलब है सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो डी इसके नीचे सी डी का पिता है। फिर है D%K, इसका मतलब है कि डी के की बेटी है, डी के की बेटी है। $H, इसका मतलब है कि KH की माँ है, KH की माँ है, तो KH की माँ है। तो पूछ रहा है कि इसके अनुसार A का H से क्या रिश्ता है, तो A का H से क्या रिश्ता है, तो A जो है H का दादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पांडिकृष्ण ने कहा, उसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी मेरी बेटी है। तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति पांडिकृष्ण से क्या रिश्ता है, तो ये मान लेते हैं पांडिकृष्ण है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, ये कोई व्यक्ति है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि ये उसकी बहन मेरी बेटी है, तो उसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, अर्थात इस व्यक्ति की बहन उसकी बेटी है, तो जो व्यक्ति कह रहा है ये खुद ही वो उसका पिता है। तो तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति का पांडिकृष्ण से क्या रिश्ता है, तो जो दिखाया गया व्यक्ति है वो पांडिकृष्ण का बेटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है। नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 2 के रूप में चिन्हित 2 कथन शामिल हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक दिए गए महीने की 15वीं तिथि को कौन सा दिन है। कथन 1 दिया हुआ है महीने का अंतिम दिन बुधवार है। कथन 2 दिया हुआ है महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। तो कथन 1 से अगर हम लोग देखें तो महीने का अंतिम दिन बुधवार दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं बता रहा है कि महीने कितने दिन का है। तो इस कथन से हम लोग 15वीं तिथि को कौन सा दिन है नहीं निकाल पाएंगे। और जो दूसरा है कथन कि महीने की तीसरे शनिवार को 17वीं महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है, तो यानी कि 17 को शनिवार है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 15 को, तो ये 15 को हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो दूसरे कथन से हम लोग निकाल सकते हैं कि 15वीं तिथि को कौन सा दिन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें केवल दूसरे की आवश्यकता है, पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इतना सही है। फिर जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है निम्नलिखित में से उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 216 संबंधित 252 दिया हुआ है, तो 564 का संबंध पूछा है किससे होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ से 2 + 1, 216 में सभी अंकों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 6 = 9। इसी तरह इसमें 252 में तीनों अंकों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 + 2 = 9। तो इस पता चला कि तीनों अंकों को जोड़ के लाना है, जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 564 में तीनों अंकों का ऐड योग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 11 × 4 = 15, तो ये आ जाएगा 15 तीनों अंकों का योग। तो हम लोग देखेंगे किस विकल्प में तीनों अंकों का योग 15 दिया हुआ है। तो पहले विकल्प है 658, इसमें अंकों का योग आ जाएगा 17, 19। और 648 दूसरा विकल्प, इसमें अंकों का योग आ जाएगा 18। तीसरा विकल्प है 636, इसमें अंकों का योग आ जाएगा 15, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है यदि एक निश्चित कोड भाषा में टीथिंग को CUQGEKBR के रूप में कोडित किया गया है तो उस कोड भाषा में सैटरडे का कोड क्या होगा। तो इसको लिखा गया है इस तरह से। सबसे पहले देखेंगे
TEETHING, इसके बाद है CUQGEKBR। तो इसमें बना हुआ है इस तरह से, T में +1 करेंगे तो U आएगा, E में -2 करेंगे तो C आएगा, E में +2 करेंगे तो G आएगा, T में -3 करेंगे तो Q आएगा। इसी तरह H में +3 करेंगे तो K आएगा, और I में -4 करेंगे तो E आएगा। N में +4 करेंगे तो R आएगा, और G में -5 करेंगे तो B आएगा। इसी तरह सैटरडे को हम लोग लिखेंगे SATURDAY, S और A। तो S में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा T, और A में -2 करेंगे तो ये आ जाएगा Y। T और U है तो T में +2 करेंगे तो ये आ जाएगा V, और U में -3 करेंगे तो ये आ जाएगा R। फिर है R और D, R में +3 करेंगे तो आ जाएगा U, और D में -4 करेंगे तो ये आ जाएगा Z। इसी तरह AY है, A में +4 करेंगे, A में +4 करेंगे तो आ जाएगा E, और Y में -5 करेंगे तो ये आ जाएगा T। तो जो वर्ड बना हुआ आया YTRVZUTE, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का सब बड़ा भंडार मिला है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम की मेज़बानी की है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 53 है, अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? प्रियंका शर्मा, रजनी मिश्रा, प्रतिभा भुल्लर, पूजा वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिमा भुल्लर। प्रश्न नंबर 54 है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एमी पोप, जीना बोसवेल, बारबरा स्मिथ, लिंडा रेंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एमी पोप। प्रश्न नंबर 55 है, सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग्स की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 56 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, शुभमन गिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शुभमन गिल। प्रश्न नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? 26 दिसंबर, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 26 सितंबर। प्रश्न नंबर 60 है, किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है? अमित अब्राहम, रस्किन बॉन्ड, सैयद मुजतबा अली, आगा शाहिद अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रस्किन बॉन्ड। अब सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, श्रीनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 62 है,
एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज, चंडीगढ़, रायपुर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 63 है, हेमितसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? दलाई लामा, गौतम बुद्ध, गुरु पद्मसंभव आदि शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु पद्मसंभव। प्रश्न नंबर 64 है, बसंत का त्यौहार अली अई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, ओडिशा, असम, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, असम। प्रश्न नंबर 65 है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 स्तर होते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, लेसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? केरल, नागालैंड, कर्नाटक, गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, असम। प्रश्न नंबर 68 है, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, राहुल कंवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रवीश कुमार। प्रश्न नंबर 69 है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1972, 1961, 1957, 1969। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1961। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? 7, 9, 11, 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 7। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। निर्देश है कि 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट में लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके भावी जीवन को भी कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, तब संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जिसे वह न कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य हैं रहन सहन साधारण रखना, फैशन की ओर ध्यान नहीं देना, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 72 है, विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए? मन पवित्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 73 है, विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? फैशन करना, कम पढ़ना, गाना गाना, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना। प्रश्न नंबर 74 है, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं निर्भयता कहाँ से आती है? विद्यालय से, घर से, मित्रों से, छवि गृह से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय से। प्रश्न नंबर 75 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? सादा जीवन, उच्च विचार, विद्यार्थी जीवन, अच्छे विद्यार्थी के गुण, विद्यार्थी का कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी के कर्तव्य। निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। संसार में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सही उपयोग करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी नृत्य का कार्य पूरा कर लेते हैं, कुछ आराम से और अगले दिन करते हैं, कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के सदुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो। प्रश्न नंबर 76 है, कौन किसी के लिए नहीं रुकता? राष्ट्रपति, समय, प्रधानमंत्री, ज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समय। प्रश्न नंबर 77 है, समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है? अपने कार्य में असफलता, आराम मिलता है, सफलता निश्चित है, विपरीत में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, अपने कार्य में असफलता। प्रश्न नंबर 78 है, समय पर काम पूरा करने वाले विद्यार्थी क्या पाते हैं? असफलता, सफलता, ज्ञान, अनुशासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सफलता।
प्रश्न नंबर 79 है, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, सफलता का आधार होने के कारण, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 80 है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक चुनिए। समय का सदुपयोग, समय का महत्व, समय सफलता का आधार, समय और सफलता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समय का सदुपयोग। अब आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्न के लिए निम्न दंड आलेख पर आधारित हैं। आलेख को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आलेख दिया हुआ है अलग अलग वर्ष का, 1993, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97 और 97, 98। ये जो डार्क है वो सकल ट्रैफिक प्राप्ति को दिखा रहा है और जो लाइट कलर में है वो है कुल व्यय को दिखा रहा है। तो सबसे पहले में है ये 5300 है, फिर ये 1994 95 वाला है, ये है 6400, 1995 96 वाला है 7500, और ये है फिर 8500, फिर है 9400। ये ग्राफ टोटल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 81 है, 1993 94 की तुलना में 1995 96 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि है? तो 1993 94 में टोटल ट्रैफिक प्राप्ति है, 1993 94 में है 5300 और 95 96 में है 95 96 में है 7500। तो वृद्धि टोटल हो रही है 7500 माइनस 5300। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 की। तो इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2200 बट्टा कितने से अधिक है, ये 5300 से 2200 अधिक है, 5300 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41.5%। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 है, यदि लाभ बराबर सकल ट्रैफिक प्राप्ति माइनस कुल व्यय हो तो 1996 97 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति का कितना प्रतिशत लाभ है? तो 1996 97 में, ये रहा 96 97 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति है 8500 और कुल व्यय है 8000। तो यहाँ से लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर कुल सकल ट्रैफिक प्राप्ति 8500 माइनस कुल व्यय है 8000 माइनस 8000। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500 करोड़ रुपए। तो लाभ हो जाएगा 500 करोड़ रुपए और लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 500 करोड़ रुपए बट्टा 8500 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.9%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 है, किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम था? तो लाभ अधिकतम निकालना है किस में था? ऑप्शन दिया हुआ है 97 98 96 97 95 96 94 95। तो इन वर्षों का हम लोग लाभ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 94 95 के लिए लाभ। तो ये 94 95 के लिए तो सकल ट्रैफिक प्राप्ति है 6400, कुल व्यय है 5800। इसमें जब लाभ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 5800 बट्टा 6400 गुणे 100, ये प्रतिशत में हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.4%। अब 96 97 का इसी तरह निकालेंगे। 96 97 के लिए, 96 97 के लिए हो जाएगा कुल ट्रैफिक प्राप्ति है 8500 और कुल व्यय है 8000। तो हो जाएगा ये 8500 माइनस 8000 बट्टा 8500 गुणे 100। तो ये आ जाएगा टोटल 5.8%। तो ये है 96 97 का 5.8% और ये पहले वाला है
9.4% 94-95 के लिए। अब इसके बाद हम लोग 97-98 का निकालते हैं। तो 97-98 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति है 9400 और व्यय है 8800। तो इसको जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो जो हो जाएगा 9400 माइनस 8800 बट्टा 9400 गुणे 100। तो ये बराबर आ जाएगा 6.38%। तो 97-98 के लिए आ गया 6.38%। अब 95-96 के लिए निकालेंगे तो यह है 95-96 के लिए 7500 सकल ट्रैफिक प्राप्ति और कुल व्यय है 6900। तो ये हो जाएगा 7500 माइनस 6900 बट्टा 7500 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 8%। तो ये आ गया 8%। तो अधिकतम लाभ किस में है? अधिकतम लाभ है 1994-95 वाला 9.4%, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। यदि कुल व्यय वही रहे तो 10% का लाभ पाने के लिए 1994-95 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति कितनी होनी चाहिए थी? तो 94-95 के लिए कह रहा है, तो 94-95 हम लोग देखते हैं कुल व्यय कितना है। 94-95 ये रहा, 94-95 में कुल व्यय है 5800 और सकल ट्रैफिक प्राप्ति है 6400। तो कुल व्यय है 5800, कुल व्यय ये हमें दिया हुआ है 5800 और सकल प्राप्ति, अब इसको निकालना है, पूछ रहा है कि सकल ट्रैफिक प्राप्ति कितनी होनी चाहिए थी अगर 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला यहाँ से निकले होता है सकल ट्रैफिक प्राप्ति माइनस कुल व्यय टोटल का बटा सकल ट्रैफिक प्राप्ति इंटू में हो जाएगा 100। तो हमें लाभ प्रतिशत पता है कि ये 10% दिया हुआ है बराबर सकल ट्रैफिक प्राप्ति हमें निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x माइनस कुल व्यय लिखा है कि वही रहे यानी कि 5800 ही। तो 5800 बट्टा सकल ट्रैफिक प्राप्ति बट्टा x इंटू 100। इसको हमको सॉल्व करना है। जब हम लोग इस पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 6444 करोड़ रुपए। इसलिए 6444 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है 1993-94 से 97-98 के समय काल में व्यय में कितनी करोड़ रुपए में वृद्धि हुई? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 1993-94 और 97-98 में कितना व्यय हुआ। तो 93-94 में जो व्यय है, ये 93-94 में व्यय है 5100, कुल व्यय 5100 और 97-98 में कुल व्यय है 8800। तो 97-98 में 8800, 97-98 में है ये 8800 और 93-94 में है ये 5100। तो पूछ रहा कितने व्यय में वृद्धि हुई? तो ये 5100 से 8800 हो जा रहा है, तो टोटल वृद्धि कितने की हुई? तो 8800 माइनस 5100। तो ये माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3700। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निर्देश 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और बचत का प्रतिशत दिया हुआ है। कपड़े पे 10%, मकान पे 15%, बच्चों की शिक्षा 12%, परिवहन पे 5%, अन्य मदे 20%, बचत 15%, भोजन 23% अलग अलग दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ भोजन, मकान, बच्चों की शिक्षा, अन्य मदें। तो सबसे अधिक व्यय जो दिख रहा है हमें ये 23% का दिख रहा है जो कि भोजन पे हुआ है। तो भोजन पे सबसे अधिक व्यय हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है परिवार की वर्ष
में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। ऑप्शन है भोजन, कपड़े, मकान, परिवहन सहित अन्य मदें। तो परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। तो इसके लिए हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि बचत पे जो खर्च हो रहा है 15% और मकान पे जो खर्च हो रहा है वो है 15%, इसलिए दोनों पे बराबर है। तो पूछ रहा है कि कुल बचत निम्न में हुए किसके व्यय के बराबर थी, तो मकान पे हुए व्यय के बराबर थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 है, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। तो परिवहन और अन्य मदों पर, परिवहन पर 5%, अन्य मदों पर 20%, तो दोनों मिलाकर टोटल हो जाएगा 20 + 5 = 25%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89 है, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। तो शिक्षा पर व्यय दिया हुआ है, शिक्षा पर व्यय हुआ है 12%। तो अगर परिवार की आय है 1 लाख तो इसका 12% बच्चों की शिक्षा पे खर्च हुआ, यानी कि 12/100, 2 जीरो कट जाएगा। तो 1000 का 12 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था। तो मकान पर व्यय हो रहा है 15% और परिवहन पर व्यय हो रहा है 5%। मकान पे है 15% और परिवहन पर व्यय हो रहा है 5%। तो दोनों के बीच का अंतर है 10%। तो अंतर ही पूछ रहा है हमसे कितने रुपए का अंतर हुआ, तो यानी कि 10% का अंतर है। तो 1 लाख का 10% इसके बीच का अंतर है, तो इसका 1 लाख का 10% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अब आगे है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। प्रश्न निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्न के लिए निम्न सारणी 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो पाठ्येतर क्रियाकलाप दिया हुआ है और कॉलेज दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 91 है, क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर है। तो हम लोग सबसे पहले क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या निकाल लेते हैं प्रति कॉलेज। तो क्रियाकलाप 3 ये रहा और कॉलेज का औसत संख्या निकालना है। तो औसत संख्या निकालने के लिए 65 + 130 + 420 + 75 + 540 + 200 + 153 सभी को ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड करने के बाद आ जाएगा 1603। औसत निकालने के लिए टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा 229। और दिया हुआ है क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर। तो परिसर निकालने के लिए करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम नंबर रहता है उसमें सबसे मिनिमम नंबर को माइनस कर देते हैं। तो अगर क्रियाकलाप 4 के लिए कह रहा है तो क्रियाकलाप 4 ये रहा। तो छात्रों की संख्या का परिसर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या कौन सी है। तो सबसे मैक्सिमम संख्या इसमें 438 और न्यूनतम संख्या इन सब में दिखाई दे रही है हमें 105। तो 438 में से 105 जब माइनस कर देंगे, 438 - 105, तो ये बराबर आ जाएगा 333। तो जो 333 आएगा वही इसका रेंज हो जाएगा क्रियाकलाप 4 के लिए। तो पूछ रहा है कि परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर। तो अंतर जब पूछ रहा है तो इसको कर देंगे 333 - 229, तो ये आ जाएगा 104। 104 आ गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत है। तो क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो क्रियाकलाप 2 ये रहा, इसमें छात्रों की संख्या है 100 + 200 + 200 + 100 + 100 + 100 + 100, सभी को ऐड कर देंगे तो कुल संख्या आ जाएगी 900। इसके बाद क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या इस तरह निकालेंगे। तो क्रियाकलाप 4 में जब छात्रों की संख्या निकालेंगे तो यह आ जाएगा 317 + 155 + 438 + 105 + 385 + 280 + 120, सभी को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1800।
1800 आ गया, तो 2 में आ गया 900 और 4 में आ गया 1800। तो क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत है। तो क्रियाकलाप 2 में है 900 बट्टा क्रियाकलाप 4 में है 1800, तो 900 बट्टा 1800 गुणे 100, इसको सब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 50%। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 है, क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्रियाकलाप 3 के आंकड़े हैं 65, 130, 420, 75, 540, 200, 153। तो इसको अगर आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो ये हो जाएगा सबसे पहले 65, फिर 75, फिर 130, फिर 153, फिर 220, फिर 420, फिर 540। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या इसमें टोटल है 7, तो ये जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर रहती है तो माध्यिका निकालने के लिए हो जाता है 7 विषम संख्या प्लस 1 बट्टा 2वां पद। तो पदों की संख्या 7 है, प्लस 1 बट्टा 2 बराबर 8वां पद। तो 8वां पद इसमें जो होगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो 8वां पद अगर हम लोग 7 1 8 बट्टा 2 बराबर 4वां पद, तो 4वां पद जो होगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो 4वां पद है इसमें 1 2 3 4, 4वां पद है 153, अतः इसकी जो माध्यिका हो जाएगी 153। तो 153 है ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 94 है, वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है DGFA। तो हम लोग DGFA जो कॉलेज हैं उसमें देख लेते हैं कि कौन कितने कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। DGFA, ये रहा D, ये रहा Z, ये रहा F और ये रहा A। तो D में F में इसी सभी को ऐड करेंगे, 200 प्लस 100 प्लस 65 प्लस 317। इस तरह D को ऐड करेंगे 100 प्लस 75 प्लस 105, तो ये आ जाएगा 380। 380 आ जाएगा। A को ऐड करेंगे तो 200, 1 300, 300 600, ये 380 से अधिक है तो ये तो होगा नहीं ये। और F निकालेंगे, F को ऐड करेंगे तो ये भी 380 से अधिक आएगा, 300 100 400 यहीं पे हो जा रहा है। G उसी तरह 200, 1 300, 1 400। तो जो सबसे कम है संख्या वो है कॉलेज D में न्यूनतम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कॉलेज D। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, क्रियाकलाप 2 तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात है। तो क्रियाकलाप 2 और 1 में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। क्रियाकलाप 2 में टोटल छात्र हैं 900 और क्रियाकलाप 1 हम लोग निकालेंगे। क्रियाकलाप 1 का निकालेंगे तो यह 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200, सभी को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 5 5 10 1 11 4 15 3 18 2 20, यानी कि 2000। तो क्रियाकलाप 1 में 2000 और क्रियाकलाप 2 में 900, तो दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 2 है तो क्रियाकलाप 2 में 900, क्रियाकलाप 1 में है 2000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9 संबंधे 20। तो इसका जो सही आंसर है 9 संबंधे 20, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब निर्देश 96 से 100 तक के प्रश्न के लिए नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। और अभ्यर्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है 12 लाख है। और ये परीक्षा केंद्र FGH कुल अभ्यर्थी दिया हुआ है कि टोटल संख्या का अलग अलग परीक्षा केंद्रों में कितने कितने प्रतिशत है। उसके बाद ऑनलाइन अभ्यर्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है कि 30% अगर ऑनलाइन है, तो जो बाकी 70% हैं ऑफलाइन है। तो G में उसी तरह 44% ऑनलाइन है, तो 56% ऑफलाइन है। ये सभी का अलग अलग दिया हुआ है। इसी तरह अनुपस्थित अभ्यर्थी दिया हुआ है कि 36% अगर अनुपस्थित हैं,
इसका मतलब है कि जो शेष हैं उतने प्रतिशत यानी कि 64% उपस्थित हैं। उसी तरह 25 कॉलेज परीक्षा केंद्र जी पर 25% अनुपस्थित हैं तो 75% उपस्थित हैं। सबका आंकड़ा अलग अलग दिया हुआ है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है कि यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए है यह बराबर किसके है कि परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है और बी जो दिया हुआ है वह परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू होगी परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15%। तो परीक्षा केंद्र एफ पर, एफ ये रहा परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र एफ पर कुल विद्यार्थी पहले हैं 15%। किसका 15%? अभ्यर्थियों की कुल संख्या का, यानी कि जो 12 लाख है कुल अभ्यर्थियों का 15% परीक्षा केंद्र एफ पे हैं तो ये हो जाएगा 12 लाख। ये 12 लाख का 15% यानी कि 15/100। और कह रहा है कि उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का, तो उपस्थित हैं परीक्षा केंद्र एफ पर 36%, अरे अनुपस्थित हैं 36%। तो उपस्थित कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 64%। तो 64% उपस्थित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 लाख का 15% पहले कुल अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर। अब इसके बाद 64% उपस्थित हैं यानी कि 64/100 इतना उपस्थित हैं। और फिर कह रहा है कि कुल संख्या के 15% के बराबर है। इसकी टोटल जो संख्या आ रही है उसका 15% यह ए के बराबर आ रही है। तो यहाँ से इस सभी को हल करेंगे कि 12 लाख का 15/100 गुणे 64/100 गुणे 15/100 सभी को हल करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें 17,280। इसी तरह बी का मान हम लोग निकालेंगे कि बी का मान दिया होगा कि परीक्षा केंद्र के पर, ये रहा के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। तो उपस्थित अभ्यर्थी यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुल अभ्यर्थी कितना है? के पे 16% 12 लाख का, तो बी पे हो जाएगा 12 लाख का 16% यानी कि 16/100 गुणे उपस्थित अभ्यर्थियों को कह रहा है तो अनुपस्थित हैं 20%, तो उपस्थित हो जाएंगे 80%। तो उपस्थित अभ्यर्थी हो जाएंगे 12 लाख का 16% टोटल अभ्यर्थी, फिर इसका 80%, 80/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी बराबर 1,53,600। अब इन्हीं दोनों का पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए जो आया है हमारे पास वो आया है 17,280। ये ए आया है 17,280 बट्टा बी आया है 1,53,600 गुणे 100 कितना प्रतिशत है? तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 11.25%। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। परीक्षा केंद्र एच के तथा एफ से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे परीक्षा केंद्र एच पे कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। तो परीक्षा केंद्र एच है, ये टोटल अभ्यर्थी हैं 20% यानी कि 12 लाख का 20%। और ऑफलाइन है तो 52%। अगर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन हो जाएंगे 48%। तो यहाँ से अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा केंद्र एच पे जब संख्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि 12 लाख का टोटल अभ्यर्थी हैं 20%, 20/100 गुणे ये ऑफलाइन है 48%, 48/100। तो यहाँ से एच के टोटल अभ्यर्थियों ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या आ जाएगी 1,15,200। तो एच पे अभ्यर्थियों की संख्या आ गई 1,15,200।
इसी तरह और सबका निकालेंगे अलग अलग, और सबका निकालेंगे अलग अलग। तो इसके अंतर्गत है फिर के लिए, ये एच के लिए आ गई 1,15,200। अब इसी तरह के कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे। तो के कुल अभ्यर्थी हो जाएंगे, के के कुल अभ्यर्थी हैं 16%, 12 लाख का 16%, और ऑफलाइन पूछा है तो 38%। अगर ऑनलाइन है तो यहाँ से ऑफलाइन हो जाएंगे 62%, ऑफलाइन हो गए 62%। तो ये के वाले में संख्या हो गई ऑफलाइन विद्यार्थियों की 12 लाख का 16% गुणे 62%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो के में टोटल संख्या आ जाएगी 1,19,040, 1,19,040। अब इसी तरह एफ में संख्या निकालेंगे। एफ में जब निकालेंगे तो एफ में है कुल अभ्यर्थी 15%, ऑनलाइन है 30%, तो ऑफलाइन है 70%। तो 12 लाख का 15% का 70%, 12 लाख का 15% का 70%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ पे आ जाएगी 1,26,000, 1,26,000 टोटल आ जाएगी। अब इसके कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे। एच परीक्षा केंद्र एच के एफ से कुल अभ्यर्थियों की संख्या, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, तीनों को ऐड कर देंगे। 1,15,200, 1,19,040 और 1,26,000 तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,240। अब इसके बाद कर रहा है परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। तो परीक्षा केंद्र जी में टोटल अभ्यर्थी हैं 25, और अनुपस्थित अगर 25 हैं तो उपस्थित हो गए 75। तो जी यानी कि 12 लाख का 25% का 75%। जी पे हो जाएंगे 12 लाख का 25% का 75%, 12 लाख का 25% का 75%, ये आ जाएगा 2,25,000। जी का हो गया। इसी तरह जे का निकालेंगे हम लोग। जे का है, जे रहा ये, जे का 24% कुल अभ्यर्थी हैं और अनुपस्थित हैं 18, तो उपस्थित हो जाएंगे इसका 82%। तो जे का यानी कि 12 लाख का 24% का 82%, 12 लाख का 24% का 82%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,36,160, 2,36,160। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे कि टोटल जी और जे में जो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है वो टोटल हो जाएगी। दोनों को जोड़ने के बाद 2,25,000 और 2,36,160 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4,61,160, 4,61,160, 4,61,160। और इसमें अंतर पूछ रहा है एच के एफ के ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या और जी जे के उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का। इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,240 हैं। इसको घटा देंगे किसमें से 4,61,160। इन दोनों को जब माइनस करेंगे 4,61,160 में से 3,60,240 को, तो ये आ जाएगा 1,09,20, 1,09,20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। सबसे पहले इन सबको हम लोग इरेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि परीक्षा केंद्र एफ एच जे तथा जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, तो सबसे पहले एफ में ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे। एफ में ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या निकालना है हमें। एफ है ये ऑफलाइन कुल अभ्यर्थी हैं 12 लाख का 15%, ऑनलाइन 30 हैं तो ऑफलाइन हो जाएंगे 70%। इसको जब निकालेंगे एफ में ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, एफ में ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख का 15% का 70%। टोटल जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,26,000। इसी तरह परीक्षा केंद्र एच के लिए
एच के लिए अभी हम लोगों ने निकाला था तो आया था 1,15,200। अब जे का निकालेंगे हम लोग। जे का निकालेंगे तो जे में है 24% कुल अभ्यर्थी हैं और ऑफलाइन यहाँ पे हैं 54%, 46% ऑनलाइन तो 54% ऑफलाइन, तो हो जाएगा 12 लाख का 24% का 54%। 12 लाख जे में 12 लाख का 24% का 54%, इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,55,520। और फिर जी है, जी का इसी तरह निकालेंगे। परीक्षा केंद्र जी, कुल अभ्यर्थी 25%, ऑफ ऑनलाइन 44, तो ऑफलाइन हो जाएंगे 56%, तो हो जाएगा 12 लाख का 25% का 56%। 12 लाख का 25% का 56%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जी में आ जाएगी ऑफलाइन विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,68,000। अब सभी को मिला के पूछ रहा है कुल संख्या कितनी है, सभी को ऐड कर देंगे। 1,26,000, 1,15,200, 1,55,520, 1,68,000। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 5,64,720। तो 5,64,720 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो इसके निकालेंगे कि परीक्षा केंद्र के से उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा केंद्र के से उपस्थित कुल अभ्यर्थी हैं 16% और अनुपस्थित हैं 20, तो उपस्थित हैं 80%। तो यहाँ से हो जाएगा कि 12 लाख के में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के लिए 12 लाख का 16% का 80%, तो के में जो संख्या आ जाएगी 12 लाख का 16% का 80%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो के की आ जाएगी संख्या 1,53,600। इसी तरह जे का निकालेंगे। जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो जे में कुल अभ्यर्थी हैं 24%, ऑनलाइन है 46, तो ऑफलाइन है 54%। तो जे से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या जब निकालेंगे, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या तो हो जाएगा 12 लाख का 24% का 54%। 12 लाख का 24% का 54%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जे में टोटल संख्या आ जाएगी 1,55,520। दोनों के बीच अनुपात पूछा है, 1,53,600 संबंधी 1,55,520, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 80 संबंधी 81। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 100 है, परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो परीक्षा केंद्र एच पे उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे। तो परीक्षा केंद्र एच है, कुल अभ्यर्थी हैं 20%, अनुपस्थित हैं 32%, तो उपस्थित हो जाएंगे 68%। तो एच में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी 12 लाख का 20% का 68%, 12 लाख का 20% का 68%, ये हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच में संख्या आएगी 12 लाख का 20% का 68%, यह टोटल आ जाएगा 1,63,200। इसी तरह जी को हम लोग निकालेंगे। जी में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, तो जी में टोटल अभ्यर्थी हैं 12 लाख का 25% और अनुपस्थित हैं 25%, उपस्थित हो जाएंगे 75%। तो जी में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी 12 लाख का 25% का 75%। 12 लाख का 25% का 75%, इसको सॉल्व करेंगे तो जी में आ जाएगी कुल अभ्यर्थियों की संख्या, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 2,25,000, 2,25,000 आ जाएगी। अब दोनों कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है, दोनों को मिला रहा है, तो 1,63,200 प्लस 2,25,000, दोनों को ऐड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3,88,200।
तो 3,88,200 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।